देखो, सदियों से इंसान सत्य की खोज करता आया है। इंसान सदियों से जानना चाहता है कि सच आखिरकार क्या है, क्योंकि इंसान को सच का पता लग गया तो फिर उसी के हिसाब से वो ये पता लगा सकता है कि कौन सा एक्शन सही है, कौन सा एक्शन गलत है। गांधी जी एक बात बोला करते थे कि ब्रिटिशर्स भारत के लोगों पर जुल्म कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है, उन्हें लगता है यही सच है, हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। तो इसके अगेंस्ट, यानी ब्रिटिशर्स के एक्शंस के अगेंस्ट, फिर गांधी जी ने चलाया सत्याग्रह, सत्य का आग्रह। समझ रहे हो पूरा कंसेप्ट। लेकिन देखो, आज के समय में ना टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस हो गई है कि पता लगाना मुश्किल हो गया है क्या सच है क्या झूठ है। उसी का एक एग्जाम्पल है डीप फेक टेक्नोलॉजी। ये दो तस्वीरें आप देखिए। कल एक वीडियो वायरल हुई, एक में है रश्मिका मंडाना, पुष्पा मूवी की एक्ट्रेस हैं, और दूसरी तस्वीर में है जारा पटेल। जो वीडियो वायरल हुई थी ना, वो एक्चुअली थी जारा पटेल की, बट डीप फेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वीडियो को मैनिपुलेट कर दिया गया और लगने लगा कि वीडियो में जारा पटेल ना होके रश्मिका मंडाना है, क्योंकि फेस इनका लगा दिया गया था। लेकिन अगर कोई बोलेगा नहीं तो आप पहचान ही नहीं सकते। तो ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो दो देशों के बीच में युद्ध करवा सकती है, दो कम्युनिटीज को आपस में लड़वा सकती है, रिश्तों को तुड़वा सकती है। क्या मतलब है डीप फेक टेक्नोलॉजी का? जब देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर मशीन लर्निंग की सहायता से ना ऑडियो या फिर विजुअल कंटेंट को मैनिपुलेट किया जाता है, तो उसे कहा जाता है डीप फेक। जैसे यही एग्जांपल देखिए, इसमें वीडियो यानी विजुअल कंटेंट को मैनिपुलेट किया गया। समझ गए? कुछ दिनों पहले की बात है, आपको याद होगा शायद, एक तस्वीर वायरल हुई थी। ये रेसलर्स की तस्वीर थी। ओरिजिनल तस्वीर ये थी, लेकिन मैनिपुलेटेड तस्वीर ये वायरल हो गई कि रेसलर्स जो हैं वो तो हंस रहे हैं पुलिस जब उनको गिरफ्तार कर रही है, यानी ये इनका एक पब्लिसिटी स्टंट है। किस प्रकार से खतरा है डीप फेक टेक्नोलॉजी से, आप एग्जांपल समझिए। जैसे देखो, भारत के अभी इलेक्शंस चल रहे हैं 5 राज्यों में। मान लीजिए कांग्रेस या फिर बीजेपी के किसी लीडर की डीप फेक वीडियो वायरल हो जाए जिसमें वो कुछ ऐसा बोल रहे हैं, किसी कम्युनिटी के अगेंस्ट बोल रहे हैं, वो वीडियो फर्जी हो, आवाज को मैनिपुलेट किया गया है, लेकिन देखो इलेक्शंस तो प्रभावित हो जाएंगे ना। समझ गए? जैसे शिवराज सिंह चौहान है या फिर कमलनाथ है, इनकी डीप फेक वाली वीडियो वायरल हो गई जिसमें वो किसी कम्युनिटी को गाली दे रहे हैं। जब तक देखो वीडियो की जांच होगी तब तक तो इलेक्शंस हो चुके होंगे, रिजल्ट भी आ चुका होगा। तो सोच के देखिए इलेक्शंस को किस प्रकार से मैनिपुलेट किया जा सकता है। आप दूसरा देखिए, किस प्रकार से डीप फेक टेक्नोलॉजी की सहायता से हिंदू मुस्लिम कम्युनिटीज को आपस में लड़वाया जा सकता है। इवन जो सेलिब्रिटीज हैं उनको ब्लैकमेल किया जा सकता है। सेलिब्रिटीज को जैसे ना रेपुटेशन का बहुत खतरा होता है, तो उनको डर लगता है कि हमारी इमेज ना खराब हो जाए, तो उनकी वीडियोस को वायरल करने की, डीप फेक वाली वीडियोस को वायरल की धमकी देकर उनसे एक्सटॉर्शन किया जा सकता है, पैसे ऐंठे जा सकते हैं। फ्रॉड कैसे किया जा सकता है वो आप देखिए। इंग्लैंड में इस प्रकार का फ्रॉड सामने आया था। एक एनर्जी कंपनी थी जर्मनी की, ब्रांच इंग्लैंड में भी थी। इंग्लैंड में जो ब्रांच थी, ब्रांच हेड के पास फोन आता है जर्मनी में कंपनी के सीईओ का कि आप पैसे ट्रांसफर कर दीजिए। बाद में पता लगता है कि जर्मनी में बैठे कंपनी के सीईओ ने ऐसा कोई फोन किया ही नहीं, लेकिन इंग्लैंड में ब्रांच के हेड ने पैसे भेज दिए, क्योंकि जो फोन आया था आवाज वैसी लग रही थी जैसे जर्मनी में बैठी कंपनी के सीईओ की है, जर्मन एसेंट भी था, यानी फ्रॉड हो चुका था इनके साथ में। तो इस प्रकार के फ्रॉड भी हो सकते हैं डीप फेक टेक्नोलॉजी की सहायता से। कुल मिला के देखो, मानव सभ्यता को ना खतरा बहुत बड़ा है। आने वाले दिनों में जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी और ज्यादा एडवांस होगी, इसका मिसयूज भी बहुत ज्यादा बढ़ेगा। कई सारे देश इसको रेगुलेट करने के लिए सामने आ रहे हैं। जैसे चाइना ने बहुत टाइटली रेगुलेट करना स्टार्ट कर दिया है डीप फेक टेक्नोलॉजी को। ताइवान की सरकार ने भी एक रेगुलेशन लाया कि इलेक्शंस में अगर इस प्रकार की टेक्नोलॉजी का कोई इस्तेमाल करेगा तो उसको पनिशमेंट दी जाएगी। भारत अभी देखो तैयार नहीं है इस टेक्नोलॉजी के नेगेटिव रिपरकशंस को झेलने के लिए, इसलिए सरकार को चाहिए कि इस टेक्नोलॉजी को डीपली रेगुलेट किया जाए। देखो, पहले ना पुराने समय में जब हम छोटे होते थे तो फोटोशॉप, इलुस्ट्रेटर, ये कुछ सॉफ्टवेयर थे जिसमें हम ये सब देखते थे, किसी की मुंडी लगा दी, किसी का धड़ है। लेकिन डीप फेक तो ना उससे सैकड़ों गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग सॉफ्टवेयर है।
कि पता लगाना ही मुश्किल है बिल्कुल कि डीप फेक वाली वीडियो है या नहीं है। पहले शुरू में जो एक्सपर्ट्स थे ना वो बता देते थे, क्योंकि डीप फेक वाली वीडियो में ना पलक नहीं झपकती थी। लेकिन आजकल तो डीप फेक टेक्नोलॉजी वाले जो प्रोवाइडर है ना, वो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए और ज्यादा एडवांस होते जा रहे हैं। यानी वो नई जो वीडियो बनती है डीप फेक से, उसमें जो पर्सन होता है वो पलक भी झपकाता है। इवन साइड पोज से कई बार डीप फेक की वीडियो बनाना मुश्किल होता है, लेकिन अब साइड पोज से भी वैसी ही अच्छी वीडियो बन जाती है। इस प्रकार की टेक्नोलॉजी भी आ रही है डीप फेक में। देखो, वैसे भारत सरकार का ना एक कानून है, हमारे देश में कानून है आईटी एक्ट 2000, जिसमें पनिशमेंट दी जा सकती है जो मिसयूज करता है इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट को, गलत ढंग से प्रेजेंट करता है। लेकिन डायरेक्टली डीप फेक के बारे में कुछ भी नहीं लिखा गया है। तो सरकार अब इस चुनौती को पहचाने और प्रॉपर कानूनी प्रोविजन करे इसके नेगेटिव इंपैक्ट से निपटने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल में हम डिस्कस करेंगे कैसे टेलीकॉम कंपनीज जैसे एयरटेल और जियो की गलत मांग के चलते हमारे देश में नेट न्यूट्रलिटी खतरे में आ सकती है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपके बेसिक्स क्लियर कर देता हूं। मांग क्या है टेलीकॉम कंपनीज की? देखो, एक तरफ है टेलीकॉम कंपनीज जैसे एयरटेल, जियो, इनका यह कहना है कि भैया हम ना जैसे टावर वगैरह लगाते हैं, इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, इस इंटरनेट की सर्विस को प्रोवाइड करने में ना हमें बहुत खर्चा आता है, ना सिर्फ टावर्स बल्कि दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर भी। लेकिन देखो, हम तो जैसे तैसे करके इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करके इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, बट दूसरी तरफ जो ओटीटी एप्लीकेशंस है ना, जैसे व्हाट्सएप भी एक ओटीटी एप्लीकेशन है, टेलीग्राम भी, नेटफ्लिक्स भी, अमेजॉन प्राइम भी, ये सब ओटीटी एप्लीकेशंस के एग्जांपल्स हैं। तो टेलीकॉम कंपनीज का ये कहना है ये ओटीटी एप्लीकेशंस हमारे द्वारा प्रोवाइड किए गए इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं और अपनी सर्विस देते हैं, लेकिन इससे हमें नुकसान होता है। जैसे व्हाट्सएप, टेलीग्राम की सहायता से कॉल हो जाती है, इवन मैसेज भी हो जाता है। तो यूजर्स देखो, जब फ्री में व्हाट्सएप, टेलीग्राम पर कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, तो फिर हमारी सर्विसेज का फायदा कौन उठाएगा पैसे देके? ये बात कहना है टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स का कि इससे हमें नुकसान हो रहा है, क्योंकि आजकल लोग व्हाट्सएप और टेलीग्राम से मैसेज कॉल कर लेते हैं। फिर टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स का यह भी कहना है, जियो, एयरटेल का, हमें तो देखो स्पेक्ट्रम परचेज करना पड़ता है, लाइसेंस लेना पड़ता है, तमाम तरह की फीस देनी पड़ती है सरकार को, हमारा टाइट रेगुलेशन होता है। लेकिन ये जो व्हाट्सएप, टेलीग्राम जैसी कंपनीज है ना, ये ओटीटी एप्लीकेशंस हैं, इनका तो कोई रेगुलेशन नहीं होता इतना टाइट। इनको तो स्पेक्ट्रम का लाइसेंस भी नहीं परचेज करना पड़ता। सरकार इनको बहुत लूजली रेगुलेट करती है, टाइटली रेगुलेट नहीं करती है। तो ये लड़ाई है, एक तरफ टेलीकॉम कंपनीज, दूसरी तरफ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स। टेलीकॉम कंपनीज का ये कहना है, जियो, एयरटेल का, कि ये जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है ना, इंक्लूडिंग डिज्नी हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स जैसे, ये ना हमें एक्स्ट्रा पैसे दें, क्योंकि ये हमारी बैंडविड्थ यूज कर रहे हैं अपने यूजर्स को कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए। तो इन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को एक्स्ट्रा पैसे देने चाहिए टेलीकॉम कंपनीज को। यह मांग है टेलीकॉम कंपनीज की। जबकि देखो, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का यह कहना है, भैया एक बात बताओ, इंटरनेट आपका नहीं है, आप इंटरनेट की एक्सेस प्रोवाइड कर रहे हो यूजर्स को, और इसके लिए आप यूजर से पैसा ले रहे हो। जब यूजर्स आपको पैसा दे रहे हैं इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए, फिर आप हमसे पैसा किस चीज का मांग रहे हो? यह तो वही बात हो गई कि टोल प्लाजा पर हर एक व्हीकल जो है वो टोल देता है, लेकिन टोल प्लाजा वाले ना पर्टिकुलर व्हीकल की कंपनी को, फॉर एग्जांपल टाटा के ज्यादा व्हीकल्स चल रहे हैं, ज्यादा गुजर रहे हैं टोल प्लाजा से, तो टोल प्लाजा वाले टाटा के पास अलग से जाते हैं और बोलते हैं कि आपके व्हीकल सबसे ज्यादा आ रहे हैं, तो आप अलग से पैसे भी दीजिए। तो बात वही है कि जब हर एक व्हीकल ओनर टोल प्लाजा से गुजर रहा है और वो अपना टोल दे रहा है, तो अलग से टोल प्लाजा वाले किसी व्हीकल कंपनी के पास कैसे जा सकते हैं ज्यादा पैसा मांगने के लिए? हर एक व्हीकल ओनर जो वहां से गुजर रहा है वो तो अपना टोल दे ही रहा है ना। वही केस यहां पे एप्लीकेबल है कि हर एक यूजर इंटरनेट का पैसा दे रहा है जब, तो फिर
टेलीकॉम कंपनीज ओटीटी प्लेटफॉर्म से किस चीज का पैसा मांग रही हैं? अगर टेलीकॉम कंपनीज को लगता है, जियो एयरटेल को लगता है कि देखो उनकी जो कॉस्ट है वो ज्यादा पड़ रही है, तो वो अपने हिसाब से यूजर्स के लिए इंटरनेट महंगा कर सकती हैं। बट इसके लिए अलग से ओटीटी प्लेटफॉर्म से पैसा मांगना, ये देखो नेट न्यूट्रलिटी के अगेंस्ट है। नेट न्यूट्रलिटी का क्या मतलब है? देखो, नेट न्यूट्रलिटी का ये मतलब है कि जो इंटरनेट कंपनीज है ना, हर प्रकार के डेटा को इक्वली ट्रीट करेंगी। आपको एग्जांपल देके समझाता हूं। जैसे जियो कंपनी है, जियो कंपनी इंटरनेट प्रोवाइड करती है, तो जियो कंपनी ना सभी वेबसाइट्स को इक्वली ट्रीट करेगी, सभी यूजर्स को इक्वली ट्रीट करेगी। ऐसा कोई चीज नहीं करेगी कि कुछ वेबसाइट तो जल्दी ओपन हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, जियो और अमेजोन की ना साठ गांठ हो जाए। अमेजोन एक्स्ट्रा पैसे दे दे जियो को कि भैया आप हमारी वेबसाइट जल्दी खुलवा देना, और फ्लिपकार्ट की देर से खुले, ऐसा कोई प्रोविजन कर दो तो ज्यादा प्रोडक्ट्स फिर हमारी वेबसाइट से बिकेंगे, लोग फ्लिपकार्ट का इस्तेमाल करना छोड़ देंगे। तो ये नेट न्यूट्रलिटी के अगेंस्ट है। सभी वेबसाइट्स को, सभी एप्लीकेशंस को, सभी यूजर्स को, सभी डेटा को इक्वली ट्रीट करना होगा इंटरनेट कंपनीज को। अगर वो ऐसा नहीं करती हैं, कुछ यूजर्स को प्रेफरेंस दी जाती है, कुछ वेबसाइट्स को प्रेफरेंस दी जाती है, वो जल्दी ओपन हो जाएं, तो नेट न्यूट्रलिटी हार्म हो जाती है। अभी जो टेलीकॉम कंपनीज डिमांड कर रही हैं ना, वो नेट न्यूट्रलिटी के अगेंस्ट हैं। क्यों? क्योंकि मान लीजिए नेटफ्लिक्स जैसी कंपनीज बैंडविड्थ यूज करने के लिए एक्स्ट्रा पैसे नहीं देती हैं, तो फिर जियो जैसी कंपनीज ऐसा कोई प्रोविजन कर सकती हैं कि ये वेबसाइट धीरे धीरे खुलेंगी, यहां पे आप मूवी नहीं देख सकोगे। राइटर कहते हैं देखो, ये जो कंपनीज है ना ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, नेटफ्लिक्स, अमेजोन प्राइम, ये ऑलरेडी खर्चा करती हैं। मतलब इनकी वेबसाइट्स अच्छे से खुले, जल्दी से खुले, इसके लिए ये कंपनीज कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क पर खर्चा करती हैं, ताकि एक पाथवे बन जाए और आसानी से यूजर्स मूवी देख सकें इनकी वेबसाइट्स पर। और अगर ये पैसा दे भी दें, नेटफ्लिक्स, अमेजोन प्राइम, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को पैसा दे भी दें, तो ऐसा तो है नहीं कि ये अपनी जेब से भरेंगे। नेटफ्लिक्स का प्लान महंगा हो जाएगा, अमेजोन प्राइम का जो प्लान है वो महंगा हो जाएगा। अल्टीमेटली कॉस्ट किस पे आ रही है? यूजर्स पे आ रही है। फिर यूजर्स तो दो बार पैसा देंगे ना, एक बार इंटरनेट परचेज करने के लिए, फिर दूसरी बार नेटफ्लिक्स को जो पैसा देंगे उसमें वो कॉस्ट भी शामिल है, क्योंकि इन्होंने इंटरनेट को इस्तेमाल किया है। डबल डिप हो गया यूजर्स के लिए। तो इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए वो उन्होंने दो बार पैसा दिया, क्योंकि नेटफ्लिक्स जैसी कंपनीज अपने जेब से नहीं भरेंगी। अगर उन्हें इंटरनेट कंपनीज को देना पड़ा तो वो अल्टीमेटली बर्डन डालेंगी कस्टमर्स पर, यूजर्स पर। इसके बाद राइटर बोलते हैं देखो, ओटीटी सर्विसेज की ना अपनी अलग मार्केट है। जैसे नेटफ्लिक्स, डिज्नी हॉटस्टार, अमेजोन प्राइम, ये सब आपस में लड़ रहे हैं, आपस में कॉम्पिटिट कर रहे हैं, कौन बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करेगा। तो यूजर्स इनको ना कंटेंट के आधार पे पैसा देते हैं, ना कि इंटरनेट के लिए, कि इन वेबसाइट्स पे कंटेंट मिल रहा है, मूवीज मिल रही हैं, वेब सीरीज मिल रही हैं, उसके लिए कस्टमर्स इनको पे करते हैं। लास्ट में आर्टिकल में ये कहा जाता है, हमारे देश में टेलीकॉम कंपनीज को रेगुलेट करने वाली जो बॉडी है ना, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये बॉडी एक रेगुलेशन लेके आई थी 2016 में कि ना डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ नहीं हो सकते डेटा सर्विसेज के लिए। उस समय ना एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी पैदा हुई थी। फेसबुक एक कंसेप्ट लेके आया था कि जिसके पास इंटरनेट नहीं भी है ना, वो कुछ वेबसाइट्स को फ्री में एक्सेस कर सकता है, फॉर एग्जाम्पल फ्लिपकार्ट को। तो इस पर एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी पैदा हो गई थी कि ये वेबसाइट्स जो फ्री में एक्सेस की जा सकती हैं, तो इनको तो एडवांटेज मिल गया, इनको यूज भी किया जाएगा, तो डेटा का बर्डन यूजर पे नहीं आएगा। तो ये तो डिस्क्रिमिनेशन वाली बात हो गई ना, इन वेबसाइट्स को प्रेफरेंस देने वाली बात हो गई। तो ट्राई इसके खिलाफ रेगुलेशन लेके आया था, और फेसबुक का फ्री बेसिक्स प्लेटफॉर्म जो है उसको इंडिया में विड्रॉ करना पड़ा था। बाद में 28 नवंबर 2017 को ट्राई ने कॉम्प्रिहेंसिव रिकमेंडेशंस रिलीज की थी, और इंडिया में नेट न्यूट्रलिटी का जो कंसेप्ट है वो अडॉप्ट किया गया था। उस समय ट्राई ने जो रेगुलेशंस जारी की थी ना, उनको वर्ल्ड के दूसरे हिस्सों में भी काफी अप्रिशिएट किया गया था। बॉडी ऑफ यूरोपियन रेगुलेटर्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एंड ट्राई, दोनों ने 2018 में एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी की थी ओपन इंटरनेट के इशू पे। बाद में दोनों ऑर्गेनाइजेशंस इस मुद्दे पर सहमत हुई थी कि दोनों मिलके टेक्नोलॉजी और पॉलिसी इनिशिएटिव्स डेवलप करेंगे नेट न्यूट्रलिटी के लिए। बाद में बहुत सारे दूसरे देशों ने भी नेट न्यूट्रलिटी को अडॉप्ट किया। कंक्लूजन में यह बोला जाता है,
देखो, जो नेट न्यूट्रलिटी के प्रिंसिपल्स हैं ना, वो ये भी बोलते हैं कि ओपन इंटरनेट होना चाहिए, इसके साथ साथ एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट होना चाहिए इनोवेशन के लिए, कंपटीशन के लिए, कंज्यूमर वेलफेयर के लिए। लेकिन टेलीकॉम कंपनीज की जो मांग है ना, वो कंज्यूमर वेलफेयर के अगेंस्ट है। इंडिया जहां पे देखो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है आज के समय में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एजुकेशन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, तो इंडिया में ऐसी सिचुएशन में नेट न्यूट्रलिटी के कंसेप्ट का हार्म नहीं होना चाहिए किसी भी फॉर्म में। ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो, ऐसी न्यूज़ आ रही है कि सरकार ना नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी संबंधित डॉक्यूमेंट तैयार करवा रही है और इसके लिए अलग अलग मिनिस्ट्रीज से इनपुट मांगी गई है। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी से आपका क्या मतलब है? देखो, नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी का मतलब यह है, सबसे पहले इंडिया जो सिक्योरिटी संबंधी थ्रेट्स फेस कर रहा है ना, उसको आइडेंटिफाई करना, चाहे वो थ्रेट्स इंटरनल हो या फिर एक्सटर्नल हो, चाहे वो थ्रेट ट्रेडिशनल हो, ट्रेडिशनल जैसे पाकिस्तान या फिर चाइना से युद्ध का खतरा, या फिर मॉडर्न थ्रेट्स हों, मॉडर्न थ्रेट्स जैसे साइबर वारफेयर, इंफॉर्मेशन वारफेयर या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, किसी भी प्रकार का थ्रेट हो उसे आइडेंटिफाई करना, इवन फूड इनसिक्योरिटी, ये सब चीज़ें भी। इसके बाद थ्रेट को आइडेंटिफाई करके, सिक्योरिटी थ्रेट को आइडेंटिफाई करके रोड मैप तैयार करना कि कैसे इन थ्रेट से निपटा जा सकता है। रोड मैप में ना सारी चीज़ें आ जाएंगी, जैसे कितने रिसोर्स चाहिए। मान लीजिए 2 फ्रंट वार का सामना इंडिया को करना पड़ता है, तो इसके लिए कितना रिसोर्स चाहिए भारत को, क्या रिफॉर्म्स लाने की आवश्यकता है मिलिट्री में, जैसे फॉर एग्जांपल जॉइंटनेस लाने की आवश्यकता है, मिल के काम कर सकें सभी फोर्सेस। तो ये सारी चीज़ें होती हैं नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी में। हर प्रकार की थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करके रोड मैप तैयार करना, कैसे इन थ्रेट्स को एड्रेस किया जाएगा। देश की सिक्योरिटी का होलिस्टिक व्यू प्रेजेंट करता है नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट। अब क्वेश्चन ये उठता है, आवश्यकता क्यों है? इतने साल नहीं था तो भी तो काम चल ही रहा था ना। लेकिन नहीं, आवश्यकता देखो है। सबसे पहला पॉइंट, इंपॉर्टेंट फॉर मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन। जैसे मैंने आपको बताया, हर प्रकार की थ्रेट को आइडेंटिफाई किया जाएगा, तो ना पता लग जाएगा इस थ्रेट से निपटना है तो मिलिट्री को हमें एडवांस करने की आवश्यकता है। जैसे देखो, ड्रोन संबंधित थ्रेट्स को आइडेंटिफाई कर लिया गया डॉक्यूमेंट में कि ड्रोन से कितना खतरा है, तो फिर पैसे दिए जाएंगे कि हाँ, मिलिट्री को मॉडर्नाइज करना जरूरी है, मिलिट्री के पास में एंटी ड्रोन वेपन होने चाहिए। तो फिर डॉक्यूमेंट के आधार पे ड्रोन्स मिलेंगे मिलिट्री को, मिलिट्री एडवांस होगी, मॉडर्नाइज होगी। नेक्स्ट, टू फ्रंट थ्रेट, जैसे चाइना और पाकिस्तान दोनों के साथ एक साथ युद्ध हो जाता है, तो उस समय उस सिचुएशन में कैसे निपटेगा देश दोनों देशों से बॉर्डर पर। उस समय मिलिट्री और सिविलियन लीडरशिप के बीच में कैसी रिलेशनशिप रहेगी, कैसे फैसले लिए जाएंगे, क्या कुछ तैयारी करने की आवश्यकता है 2 फ्रंट थ्रेट से निपटने के लिए। सब कुछ होगा इस सिक्योरिटी स्ट्रेटजी में, इसलिए जरूरी है ये सिक्योरिटी स्ट्रेटजी। नेक्स्ट, फ्लूइड नेबरहुड। आप हमारा आस पड़ोस देखिए कितना वोलेटाइल है। म्यांमार में डेमोक्रेसी के लिए मूवमेंट चल रही है, पाकिस्तान फेल्ड स्टेट बनने की ओर अग्रसर है, श्रीलंका अभी इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजरा है, तमिलियंस को ऑटोनॉमी देने के लिए तैयार नहीं है श्रीलंका। मतलब इंडिया के आस पड़ोस में ना बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी है, तो इस इंस्टेबिलिटी के बीच में देश की सुरक्षा करने के लिए नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी की आवश्यकता है। नेक्स्ट पॉइंट, देखो, जब इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी संबंधी डॉक्यूमेंट पब्लिक डोमेन में है ना, तो हम अपने दुश्मन देशों को डरा भी सकते हैं। जैसे मान लीजिए इस सिक्योरिटी स्ट्रेटजी में लिख दिया साफ साफ कि अगर दूसरे देश से टेररिस्ट हमारे देश में आके हमला करते हैं तो हम फिर उस दूसरे देश के ऊपर अटैक करेंगे। ये साफ साफ लिख दिया सिक्योरिटी स्ट्रेटजी में, तो फिर वो देश जो टेररिज्म फैला रहा है ना, उसको भी डर लगेगा, उसको लगेगा कि यार इन्होंने तो साफ साफ रूल बना दिया है कि जिस भी देश से टेररिज्म आएगा वहां पे टेररिस्ट संबंधित जो ठिकाने हैं उनको हम तबाह कर देंगे, जैसे उरी स्ट्राइक या फिर बालाकोट एयर स्ट्राइक।
तो वो देश यानी पाकिस्तान डरेगा फिर टेररिज्म स्प्रेड करने में। उसको पता है कि अब इंडिया की सिक्योरिटी स्ट्रेटजी का ये हिस्सा है कि आतंकवादी हमला हुआ तो फिर हम घुस के मारेंगे। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन वारफेयर एंड नीड फॉर द इंटीग्रेटेड अप्रोच। देखो आज के समय में इंफॉर्मेशन वारफेयर जो है वो एक बड़ी थ्रेट के रूप में इमर्ज हो रही है। अभी इजराइल हमास के बीच में जो वार चल रहा है ना, वहां पे भी टिकटॉक की वीडियोस बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं जो कई बार झूठी भी होती हैं। तो ऐसी इंफॉर्मेशन वारफेयर से निपटने के लिए ना देश की टेलीकॉम कंपनीज, बैंकिंग, स्टॉक एक्सचेंज, पावर ग्रिड, इन सबको भी मिलकर काम करना होता है। तो इसलिए इंटीग्रेटेड अप्रोच की आवश्यकता है और ऐसी इंटीग्रेटेड अप्रोच में फिर नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी का होना जरूरी हो जाता है। इसके बाद देखो चैलेंजेस भी हैं। चैलेंजेस क्या क्या हैं? देखो चैलेंजेस में ये कह सकते हो, नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी में ना मान लीजिए कोई बात बोल दी कि चाइना ने बॉर्डर पर आगे आके इंडिया की जमीन पे कब्जा किया, तो फिर इंडिया रिप्लाई करेगा इसका और उन सैनिकों को खदेड़ देगा, चाइना के सैनिकों को। मान लीजिए लिख दिया ये डॉक्यूमेंट में, सिक्योरिटी स्ट्रेटजी में ये बात लिख दी गई, तो बाद में ना सरकार के पास फिर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगी नेगोशिएशन की। नेगोशिएशन की ना कई बार फ्लेक्सिबिलिटी होना जरूरी है। नेक्स्ट, अब सिक्योरिटी में ना कई बार बहुत खतरा ना आपको फ्रेंडली कंट्रीज से भी होता है, लेकिन दूसरे तरीके से। जैसे अभी ना रशिया के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा है हथियारों के लिए, तो कायदे से ये बात लिखी जाएगी सिक्योरिटी स्ट्रेटजी में कि इंडिया को अपनी जो डिपेंडेंस है मिलिट्री इक्विपमेंट्स के लिए रशिया से ऊपर कम करनी होगी, डाइवर्सिफाई करनी होगी अपनी मिलिट्री नीड्स को, मिलिट्री इंपोर्ट को। अब ये चीज़ साफ साफ लिख दी गई ना, तो ये बात रशिया को बुरी लग जाएगी, रशिया के नाराज होने का खतरा है। तो सिक्योरिटी स्ट्रेटजी में ना सोच समझ के बातें लिखनी पड़ती हैं। और स्ट्रेटेजिक एम्बिग्युइटी कई बार इंडिया बना के रखता है ना, तो उसका फायदा होता है। स्ट्रेटेजिक एम्बिग्युइटी मतलब पता नहीं है दुश्मन देश को कि इंडिया कैसे एक्शन लेगा, किस प्रकार से इंडिया रिप्लाई करेगा, संदिग्ध है। इंडिया ने कुछ इंडिया ने कुछ क्लियर नहीं किया है। कई बार ये स्टैंड भी ना काफ़ी फायदेमंद होता है, बजाय इसके कि अगर दुश्मन देश को पता है कि हाँ हमने हमला किया तो इंडिया उसका जवाब इस प्रकार से देगा, तो फिर दुश्मन देश ना पहले से तैयार हो जाता है इंडिया के हमले के लिए, इंडिया के जवाब के लिए। जबकि इंडिया ने अगर स्ट्रेटेजिक एम्बिग्युइटी रखी है, बताया ही नहीं है दुश्मन देश को कि आपने हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो हम इस प्रकार से एक्शन लेंगे, तो दुश्मन देश के मन में ना डर रहता है कि पता नहीं यार इंडिया क्या कर देगा। इसके बाद एक पॉइंट ये भी आता है, अलग अलग फोर्सेस की, अलग अलग इंटेलिजेंस एजेंसी की, डिपार्टमेंट की, मिनिस्ट्रीज की राय जो है अलग अलग है। सबकी राय को कन्वर्ज करके एक नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी संबंधी डॉक्यूमेंट बनाना बहुत दिक्कत वाली चीज़ है, चैलेंज वाली चीज़ है। लास्ट में देखो वे फॉरवर्ड में यही कहा जाता है कि आवश्यकता तो है नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी की, कि बहुत ज़्यादा यूजफुल होगी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी। पोटेंशियल जो एडवर्सरीज हैं दुश्मन देशों के अगेंस्ट क्रेडिबल मिलिट्री डिटरेंस मेंटेन करेगी। हमारी नेशनल और टेरिटोरियल इंटरेस्ट जो हैं लैंड पे, सी पे, एयर में, स्पेस में, साइबर स्पेस में, उनको डिफेंड करेगी ये स्ट्रेटजी। इसके अलावा लैंड, एयर, मैरीटाइम बॉर्डर्स, इन सब की सर्विलियंस, इन सब को गार्ड करना, आइलैंड टेरिटरीज, ट्रेड रूट्स, डिस्प्यूटेड बॉर्डर्स, इन पे कोई भी थ्रेट है उनसे कैसे निपटा जाए, वो सारा होगा नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी में। इसके बाद देखो नॉर्मल से पॉइंट्स हैं, कंसेप्ट नहीं है। जैसे युद्ध की सिचुएशन में या फिर पीस की सिचुएशन में ट्राई सर्विस जो है, तीनों सर्विसेज की जो जॉइंट कमांड है वो क्विकली रिस्पॉन्ड करे, उसकी कैपेबिलिटी को मेंटेन करना। इंटेलिजेंस मैकेनिज्म फुल प्रूफ एंड वेल कोऑर्डिनेटेड होना चाहिए, इजराइल की तरह नहीं कि इतना बड़ा हमला हो जाए पता नहीं। वेरियस इंटेलिजेंस एजेंसीज के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। साइबर और इंफॉर्मेशन डोमेन में अटैक्स को प्रिवेंट करना, मतलब ये सब चीज़ों पे ध्यान दिया जाएगा नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी में। मेंटेन रैपिड रिस्पॉन्स कैपेबिलिटी, टेरर स्ट्राइक होता है तो कैसे एकदम से रिस्पॉन्ड किया जाएगा, जैसे इजराइल में हुआ। आरोप लगे कि वहाँ की आईडीएफ ने ना थोड़ा टाइम लगा दिया रिस्पॉन्ड करने में, ऑपरेशनली थोड़ा ढीले पड़ गए वो, एक दिन का समय लगा उन्हें पूरी तरह से एक्टिव होने में। हालांकि एक्टिव हो गए थे, पूरी फोर्स एक्टिव नहीं हुई थी, छुट्टी का दिन था। वे फॉरवर्ड जो एंटी इंडिया प्रोपगेंडा है जो दुश्मनों के द्वारा फैलाया जाता है उसे न्यूट्रलाइज करना। डायस्पोरा इंडिया का जो दूसरे देशों में है उसके इंटरेस्ट को प्रमोट करना। इंटरनल थ्रेट्स जैसे टेररिज्म, इंसर्जेंसी, सिसेशनिस्ट मूवमेंट्स,
इनसे निपटना। कुल मिला के वे फॉरवर्ड में सारी बातें हैं कि नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी में ना ये सारी चीज़ें होंगी, कैसे इन सब चीज़ों से निपटा जाए, क्या रिफॉर्म्स लाए जाएं, क्या रोड मैप होगा इन थ्रेट से निपटने के लिए। चलते हैं आगे। उसके बाद देखो द हिंदू का एक आर्टिकल है, इसमें जो बात बोली जाती है जल्दी से मैं आपको बता देता हूं अगर कहीं यूज हो पाए तो। देखो इजराइल ना 2007 के बाद से ही पीरियोडिकली यानी हर 1-2 साल बाद गाजा पट्टी पर हमला करता आया है। कभी एयर स्ट्राइक्स 2009 में, 2014 में ग्राउंड इन्वेजन। इजराइल का पर्पस ये था कि समय समय पर ना गाजा पट्टी पर स्ट्राइक करके हमास को कंट्रोल में रखा जाए, इससे थ्रेट कंट्रोल में रहेगी। देखो समय समय पे इजराइल जो हमला करता आया ना हमास के ऊपर, उससे हमास कमजोर तो हुआ लेकिन ना और ज्यादा डिटरमाइंड हो गया। तभी वो इतना बड़ा अटैक कर सका 7 अक्टूबर को, क्योंकि इजराइल पैलेस्टीन के बीच में जो रूट काज है ना उसको कभी एड्रेस ही नहीं किया, 2 स्टेट सॉल्यूशन। जब तक आप पॉलिटिकल जो काज है, पॉलिटिकल जो रीजन है उसे एड्रेस नहीं करोगे ना तो खतरा कभी खत्म होगा ही नहीं। राइटर कहते हैं यही गलती इंडिया भी कर रहा है। इंडिया ना कश्मीर में ऑपरेशनल सुपीरियोरिटी पे फोकस कर रहा है, अच्छी बात है, मतलब मिलिट्री पे फोकस कर रहा है, टेक्नोलॉजी पे फोकस कर रहा है, टेररिज्म से निपटने के लिए, वो अच्छी चीज है। बट इसके साथ साथ इंडिया को ना पॉलिटिकल सॉल्यूशंस पे भी ध्यान देना चाहिए। अगर इंडिया पाकिस्तान के साथ या फिर कश्मीर में पॉलिटिकल जो सॉल्यूशंस हैं उन पे ध्यान नहीं देगा ना तो फिर जैसा इजराइल के साथ हुआ वैसा ही इंडिया के साथ भी हो सकता है। इसलिए इंडिया को इजराइल से लेसन सीखना चाहिए और जम्मू एंड कश्मीर का स्टेटहुड इंश्योर करना चाहिए। इससे लोगों की जो डेमोक्रेसी में भागीदारी है वो और सुनिश्चित होगी। ये तो देखो बड़े बड़े वेटरन्स ने भी कहा है कि मिलिट्री कभी लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं प्रोवाइड कर सकती, मिलिट्री शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकती है। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन आता है बातचीत से, नेगोशिएशन करके। पॉलिटिकल सॉल्यूशन जो होता है वो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन होता है। हालांकि देखो ये राइटर के व्यू हैं, इसके विपरीत भी बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स दिए जा सकते हैं। जैसे चाइना ने अपने देश में तिब्बत में, मान लीजिए तिब्बत में इंसर्जेंसी को ऑलमोस्ट खत्म ही कर दिया। आप देख लीजिए तिब्बत पे पूरी तरह से अब चाइना का कब्जा है। हाँ, जिनजियांग रीजन में अभी भी थोड़ी बहुत इंसर्जेंसी है लेकिन ज्यादा नहीं है। तो चाइना की जो अप्रोच थी ना वो सख्त अप्रोच थी कि दबा दो पूरी तरह से इंसर्जेंसी को, वहां पे डेमोग्राफी चेंज कर दो पूरी तरह से। इवन चाइना तो माइनॉरिटीज को, वहां पे जो माइनॉरिटी मुस्लिम्स हैं, उइगर, उनको अपना धर्म भी प्रैक्टिस नहीं करने देता। तो चाइना की जो अप्रोच है ना वो थोड़ी हार्ड है इंसर्जेंसी को हैंडल करने में, और वो अप्रोच चाइना की सफल भी साबित हुई है। तो राइटर के अपने व्यूज हैं, राइटर के व्यूज के अगेंस्ट आर्गुमेंट्स भी दिए जा सकते हैं। आप बताइए आपकी क्या राय है। लास्ट में क्वेश्चंस देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करने हैं। 2 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। एक तो देखो डीप फेक से संबंधित है और दूसरा मेंस का क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी से संबंधित। शुरुआत में अर्जेंट नीड बताना है कि क्या हो सकता है इसको फॉर्मुलेट करने की। उसके बाद पोटेंशियल एरियाज ऑफ फोकस जिस पे नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी को फोकस करना चाहिए। लास्ट में एक प्री का क्वेश्चन है जो आपको अटेम्प्ट करना है। 2017 में यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन ये है, इनमें से कौन सी बॉडी को लीगली जरूरी है हर प्रकार के साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट के बारे में सरकार को बताना। कौन कौन सी बॉडीज को जरूरी है? क्या सर्विस प्रोवाइडर्स को जरूरी है, डेटा सेंटर्स को, बॉडी कॉर्पोरेट को? सोच के देखिए क्या है इसका आंसर। किस किस को साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट के बारे में बताना लीगली जरूरी है, मैंडेटरी है? छुपाएंगे तो फिर केस दर्ज हो सकता है, कार्रवाई होगी। इसका आंसर है डी, इन सबको बताना जरूरी है। अगर इनके साथ कोई भी साइबर सिक्योरिटी संबंधित इंसिडेंट होता है ना तो मैंडेटरीली इनको सरकार को बताना ही होता है कि हमारे साथ में ये साइबर सिक्योरिटी संबंधित इंसिडेंट हुआ है, फॉर एग्जांपल अटैक हुआ है। तो आंसर है डी। 2017 में यूपीएससी ने पूछा था ये क्वेश्चन। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कैसी लगी आपको डिस्कशन आप कमेंट बॉक्स में बताइए। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।